हाँ जी, नमस्कार सबको। एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। और रीट के लिए अपन ने साइकोलॉजी शुरू किया था। याद आ रहा है कुछ? बीच में क्लासेस मिस हो रही हैं। भई थोड़ा-सा समय अभाव है, उस समय अभाव के कारण क्लासेस नहीं हो पाती हैं, फिर भी प्रयास करता हूँ। और प्रयास जो है, वो सार्थक ही सिद्ध होता है। जब भी आप मन से प्रयास करते हो तो उसके परिणाम जो होते हैं वो संतुष्ट करने वाले होते हैं, है ना? चलो, अपन ने रीट में सेकंड जो यूनिट है उस सेकंड यूनिट में और अपना सेकंड टॉपिक शुरू कर रखा था व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व के बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना? व्यक्तित्व के बारे में। और ये जो व्यक्तित्व शब्द के बारे में हमने शुरू किया है, इसमें हमने पढ़ा था, इसको अंग्रेजी भाषा में पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये जो पर्सनैलिटी शब्द बना है, ये बना है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा, नकली चेहरा या नकाब। कई बार अपन देखते हैं कि जो बाहरी हमें दिखाई देता है, हम वो ही मान लेते हैं उसका व्यक्तित्व। छोटे बच्चे जो होते हैं, हम रामायण देखते हैं तो उसमें मैंने उदाहरण भी बताया था कि कोई व्यक्ति अगर रावण का रोल अदा करता है तो हम समाज के बच्चे, उस गली मोहल्ले के बच्चे उसको रावण ही पुकारते हैं। इसका मतलब उसने जो चेहरा लगाया था वही उसका व्यक्तित्व निर्धारित करता है। और हम कहते हैं ये नकारात्मक मानते हैं, हम रावण को क्या मानते हैं? नकारात्मक। उसके बाद हमने व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं, याद आ रहा है कुछ? हमने टिकाऊ संगठन की बात की थी, हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। किसने कहा था? टिकाऊ संगठन के बारे में किसने कहा था? याद आ रहा है क्या? और फिर हमने कुछ वर्गीकरण शुरू किए थे, जिसमें सबसे पहले हमने कहा था व्यक्तित्व का वर्गीकरण शुरू किया था हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व में, और 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। उसके बाद शरीर रचना के आधार पर हमने क्रेस्मर और शेल्डन का वर्गीकरण पढ़ लिया था। चलो, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड ने कहा था। हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, वाटसन ने कहा था। और व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, वुडवर्थ ने कहा था। और व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, वेलेंटाइन ने कहा था। याद आ रहा है? फिर हमने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, यानी पूरा चित्र जो तैयार होता है वो कौन किसने कहा था? डेसिल ने। वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व किसने कहा था? बोरिंग ने। और व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा, केटल ने कहा था। याद आ रहा है? फिर अपन आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदेही गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। हमने कहा था आलपोर्ट। फिर हमने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त, प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी और एक टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। किसने कहा था? आइजेंक ने। किसने कहा था? आइजेंक ने कहा था। फिर आ जाओ, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। किसने कहा था? मन ने। किसने कहा था? मन ने। फिर हमने कहा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों व विशेषताओं का उल्लेख करता है। किसने कहा था? विंग एंड हंट ने। किसने कहा था? विंग एंड हंट ने कहा था ना। और फिर आ जाओ, चरित्र तथा व्यक्तित्व की जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? पोलेंस्की ने। किसने लिखी थी? पोलेंस्की ने। चलो रिकैप करवा रहा हूं। फिर हमने व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ी थी और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। फिर हमने वर्गीकरण पढ़ा था और मैंने वही बताया था अभी अभी आपको, हिप्पोक्रेटस
और 4 प्रकार के दिए थे, काले, पीले, कफ और रुधिर। फिर हमने बात की थी, क्रेसमन ने शरीर रचना के आधार पर 3 प्रकार दिए थे, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, और इनका मिला जुला जो रूप है वो है डायप्लास्टिक। फिर हमने कहा था सेल्डन का वर्गीकरण गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, विस्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और सेरिब्रोटोनिया। यहां तक अपने कंप्लीट हो गया था। आज इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं, और आपके जो एग्जाम है ना, अपनी जो परीक्षा है 27 फरवरी में, परीक्षा में यो जो वर्गीकरण है 1% निश्चित तौर पर आओगे, कोई भी व्यक्ति पर रोक नहीं सका। ठीक है ना? तो चलो शुरू करा हम, और शुरू करने के बाद में सबसे पहले पढ़ाना मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो हम पाएंगे कि व्यक्तित्व जो है मुख्यतः हमने 2 ही प्रकार के दिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अलावा भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसमें दोनों के मिले जुले रूप हैं, मिले जुले गुण हैं, तो उनको अपन कहेंगे उभयमुखी। ये दिया था युंग या जुंग ने, और वर्तमान समय में ये जो वर्गीकरण है ये सर्वोत्तम माना जाता है, सबसे उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ वर्गीकरण माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित करना है तो आप इन गुणों के आधार पर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अंतर्मुखी कौन सा व्यक्तित्व होगा? अंतः का मतलब अंदर। देखो आराम से समझना, अंतः, अंतः का मतलब अंदर, अंदर का मतलब खुद अपने अंदर ही, खुद अपने अंदर ही खोया रहने वाला जो बच्चा है वो अंतर्मुखी। अब अपने अंदर खोया रहेगा तो वो क्या क्या करेगा? देखो, जो अपने आप में खुश होगा, ना तो उसके मित्र होंगे, ना तो उसकी मित्र मंडली होगी, ना वो सामाजिक जो रीति रिवाज है, सामाजिक जो त्योहार हैं, जो भी हमारी प्रथाएं हैं, सामाजिक हर्षोल्लास, मेले त्योहार हैं, इनमें भी वो जाना पसंद नहीं करेगा। ना ही वो कोई शादी विवाह पार्टी अटेंड करना पसंद करता है, एकांत में रहेगा, पढ़ाकू टाइप का होगा, चश्मिश होगा, चश्मिश, चश्मिश टाइप का बच्चा होगा। समझ रहे हो ना? चश्मा लगा के, मतलब वो एकदम क्यूट सा बच्चा, ममाज बॉय होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है, और वो केवल पढ़ाई करेगा और इसके अलावा वो अपने आप में खुश रहेगा। वो कौन होता है? अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी कौन सा होगा? बहिर्मुखी वो बच्चा होता है जो खूब, जहां जिसको वो जानता भी नहीं है, वो अपनी बुआजी की, दादी के, पोते की, बेटी के शादी में गया था, और उस शादी में भी वो अपने चारों तरफ दोस्त बना लेता है। जहां भी जाएगा दोस्त बना लेगा, बड़ा फेंकू चंद होता है। आपा गांव में बोला है ना कि चुल्ल ताई फेंट मारनी हो, समझ गया कि चुल्ल तक फेंट मारगो, बढ़िया खींच के मारगो, कोई जाना को नहीं, तो भी नु कह देखो मावड़ी यो काम है कर लो। शादी जो ब्याह हुआ है, शादी ब्याह हुआ है ना, जमते गांव में देखा भी, खूब देखो, गांव में एक आधो आदमी गांव में अहिया को जरूर पावा है शादी ब्याह में, कि वो बिना पूछे बिना मतलब का एक तो वो लुगाया के बीच में पाओगे, लुगाई हो डोकरी हो बन का बीच में खड़े पाओगे, यो नाल है बांध दो या मोड़े है बांध दो, नारियल लिया और यो पाटो धर दो और फलान कर दो, यो कर दो और वो कर दो। ठीक है। दूसरी बात, वो न जाने तो भी अरे छोरा तूरा तो ये पार्टियां ठाला, मतलब पंचायती करे, वो फोकट की पंचायती करे, समझ गया ना? थे तो वो है बहिर्मुखी। अब वो क्या करेगो? वो मित्र मंडली भी खूब बनाओगो, है ना, वो झूठ भी खूब बोलेगो, लेकिन वो कई कई बार या चढ़ा दे उनको ही चना के पेट पर, तो वो साहसिक कार्य भी कर ले। तो चलो देखा आप, एक तो अंतर्मुखी जो इनको बोलेंगे इंट्रोवर्ट, और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट। देखो अंतर्मुखी संकोची होता है, लज्जा रखता है, शर्म करना, शर्मिला होता है, एकांत प्रिय होता है, स्वार्थी होता है, मैंने बताया है वही बातें हैं सारी, स्वार्थी होता है, रूढ़िवादी होता है। रूढ़िवादी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं करूंगा तो मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे, जो रूढ़ियों से जो परंपराएं चली आ रही उनको उसी के अनुसार, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहता है।
इनमें जो व्यक्ति बनते हैं वो रचनाकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। ठीक है, लेकिन बहिर्मुखी आशावादी होते हैं, साहसिक होते हैं, कोई चना का पेड़ पर चढ़ा दे, कोई साहसिक कार्य भी कर ली है ना। उनके बाद में सामाजिक हुए हैं, बढ़िया समाज में कोई मतलब को नहीं, समाज में कोई बुलाओ दे नहीं दे, कोई बुलावा नहीं बुलाओ, लेकिन वह आगे ही बैठा पाऊं। लोकप्रिय हुए हैं, गांव में बड़ को नाम हो फलानी ने बुला के लाओ भाई, वो काम अपना आप ही कर देगो, है ना। उनका दोस्त चारों तरफ पाऊंगा, कहीं के घर टोपियो है, कहीं के घर पलटो है, कहीं के घर कढ़ाई है, कहीं घर के है, वो सब बता देगो। मित्र मंडली खूब हो है, दूसरा की मदद खूब करे। ठीक है, तो ये गुण हुए हैं। या तो शिक्षक, देख लो शिक्षक, और शिक्षक ही बन रहा होते तो तेके हो अंतर्मुखी हो बहिर्मुखी, बहिर्मुखी के तो शिक्षक। नेताजी भी देख लो, नेताजी एक व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमी से पूछ लो सेठ जी यह चीज शक्कर के भाव दी, अरे बेटा जी का यह चीज बहुत अच्छी शक्कर है, बात जो जो सामान्य लोग बेचे हैं वह हम 2 रुपया महंगी तान शक्कर बेचते। तो व्यापारी, वकील और कवि, है ना, कवि भी बढ़िया उठा उठा के फेंका है। अब देखो जो सृजनशील बालक होता है, क्रिएटिव बालक होता है, अच्छा पर्सन है, आया हुआ एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि जो सृजनशील बालक होता है, क्रिएटिव बालक होता है, उस का जो व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लेना कि सृजनशील जो बालक है, उस बालक का व्यक्तित्व जो है वो बहिर्मुखी। और एक उभयमुखी मैंने बताया ही था आपको कि इन दोनों का जो मिला जुला रूप है, मोको पड़गो, घर का सामने तो बिल्कुल सिंसियर है, दोस्तों के सामने समझ गया ना, यो ही मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है। जया का जो टाबर है वह है उभयमुखी, गंगाधर ही शक्तिमान टाइप का जो टाबर है वह के हैं उभयमुखी। ठीक है, तो आपने यह बात नोट कर लो और फिर आप आगे बढ़ाना। ठीक है ना, और कर दें शुरू आगे। चलो अब देखो, हमने 3 वर्गीकरण कर लिए, वैसे तो याद करो, वैसे 4 कर लिए, एक हमने कर लिया कौन सा, हिप्पोक्रेटस का। दूसरा हमने शरीर रचना के आधार पर 2 वर्गीकरण पढ़े हैं, क्रेस्मर और सेल्डन का। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है 2 नंबर पे युंग और जुंग का। और अब अपन पढ़ेंगे समाज शास्त्रीय या सामाजिक दृष्टिकोण। अब देखो समझना, समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया था वो दिया था स्प्रेंगर ने। व्यक्ति का नाम याद रखना, स्प्रेंगर। और स्प्रेंगर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था वो टाइप ऑफ मैन पुस्तक में किया था। अब यहां कंफ्यूज मत होना, नेचर, नेचर ऑफ मैन और टाइप ऑफ मैन, 2 पुस्तक हैं और दोनों के लेखक अलग अलग है ना। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, ये मत समझना कि अब बाई मिस्टेक प्रिंटिंग प्रेस वाला गलत छाप दियो, बिल्कुल ही कौन छापे हो, दोनों बात अलग अलग है। नेचर ऑफ मैन और टाइप ऑफ मैन, नेचर ऑफ मैन जो दी थी वो दी थी हिप्पोक्रेटस ने। किसने दी थी, हिप्पोक्रेटस ने। और टाइप ऑफ मैन जो दी है वो दी है स्प्रेंगर ने। किसने दी है, स्प्रेंगर ने। दोनों को याद रखना, नेचर ऑफ मैन और टाइप ऑफ मैन। ठीक है ना, और ये दोनों पुस्तक व्यक्तित्व के वर्गीकरण से संबंधित हैं। ओके, अब इस पुस्तक में इन्होंने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए, किस आधार पर रुचि, किस व्यक्ति की किसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, उस रुचि के आधार पर इन्होंने 6 प्रकार बताए। किसने बताए, स्प्रेंगर ने बताए। पुस्तक कौन सी थी, टाइप ऑफ मैन। और कितने टाइप के आदमी हैं, मैन का मतलब अपनी भाषा में, तो इन्होंने कहा जिस व्यक्ति की जैसी रुचि है उसका व्यक्तित्व वैसा ही है। जैसे कि सैद्धांतिक,
थ्योरेटिकल जो है वो है कवि और लेखक, जिसके निश्चित सिद्धांत होते हैं वो सैद्धांतिक है। कुछ लोग आर्थिक दृष्टि के भी होते हैं, जैसे कि व्यापारी और उद्योगपति। व्यापारी और उद्योगपति। कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, जैसे साधु संत पंडित टाइप के जो लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं। कुछ राजनीतिज्ञ भी होते हैं, जैसे नेता है और प्रशासनिक कार्य करने वाले, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, या जो भी प्रशासन के कार्य करते हैं वो लोग हैं। फिर सामाजिक जो समाज सेवी हैं, जैसे अन्ना हजारे टाइप के जो लोग होते हैं जो समाज सेवी हैं। और नेक्स्ट है कलात्मक। कलात्मक कौन से हैं? जैसे चित्रकार है, कलाकार है और प्रकृति प्रेमी। कौन कौन होंगे? देखो, कलात्मक में आएंगे चित्रकार, कलाकार और प्रकृति प्रेमी। ये जो लोग हैं ये 6 प्रकार बताए थे: सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। टोटल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। और इन 6 प्रकार में किस आधार पे बांटा था? रुचियों के आधार पर। किस आधार पर? रुचियों के आधार पर। नेक्स्ट आगे बढ़े क्या अपन? बताओ। चलो, अगला जो वर्गीकरण है वो अपन देखने वाले हैं विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर। किसने दिया था? थोंडाइक ने। किसने दिया था? थोंडाइक ने। अब कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे इस कंसेप्ट को समझते जाना। थोंडाइक ने दिया था कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांट दिया था। कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष विचारक, जो आंखों के सामने होता है, एकदम से आंखों के सामने, जैसे कि पुलिस अधिकारी जो आंखों से चीजें देखते हैं, उनका जो निर्धारण करते हैं वो प्रत्यक्ष विचारक होते हैं। एक होता है सूक्ष्म विचारक, छोटी छोटी बातों को भी निर्धारित कर देते हैं, उनकी बातों से बातें समझ लेते हैं। गांव में नहीं कहते क्या, अरे वो आदमी बहुत सियाणो है, वो बात बात न पकड़ के रख ले, हर एक बात समझ जाए। वो बोला ना गांव में कि भाई बैंक करना है, बात करना मुश्किल काम है, बैंक करना तो झूठ भी कौन बोले जा। इनको मतलब वो सूक्ष्म विचारक। और एक होता है स्थूल विचारक, बिल्कुल बड़ा सोचने, मतलब उसको मतलब ही नहीं है ज्यादा कुछ छोटा, बस मोटा मोटा रखता है, तो वो होता है नेता और व्यापारी। तो ये इससे आपसे यहां से प्रश्न नहीं आएगा कि प्रत्यक्ष विचारक, सूक्ष्म विचारक या स्थूल विचारक। आपसे पूछा जा सकता है कि विचार शक्ति या कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, फिर आ जाओ। फिर हम कहते हैं भारतीय दृष्टिकोण। और भारतीय दृष्टिकोण क्या कहता है? हमारी जो भगवत गीता है उसमें भारतीय दर्शन में कहा है कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है: एक सात्विक, एक राजसी और एक तामसिक। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो ईश्वर में विश्वास करता है और जो अपने कर्म में नहीं, ईश्वर में, वो होता है सतोगुणी। रजोगुणी वो होता है जो कर्म में विश्वास रखता है और सत्ता प्राप्ति चाहता है, वो ये नहीं सोचता। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, फिर समझना। और एक तामसिक प्रवृत्ति होती है सुख प्राप्ति में विश्वास और आलसी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, अब समझो। एक व्यक्ति है, तैयारी, आपसे समझ लेते हैं, आप में से कोई बच्चा है जो तैयारी कर रहा है और मान लो उसको कुछ परसेंट से रह गया, तो वो जो बच्चा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान ने ऐसा चाहा है तब मैं पीछे रहा हूं, इसका मतलब वो सतोगुणी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नहीं नहीं भगवान की करने से क्या होगा, जब मैंने प्रश्न गलत किए हैं और अब की बार जो एग्जाम होगा तो उसमें मैं प्रयास करके अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, वो क्या होता है? रजोगुणी। लेकिन एक ऐसा भी है जो जुगाड़ करके इधर उधर से कोई पैसा वैसा देके और डायरेक्ट शिक्षक बनता है, वो कौन सा है? तमोगुणी। सुख प्राप्त चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं है सिद्धांतों से, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, सुख प्राप्ति है उसका टारगेट। तो ये हमने वर्गीकरण पढ़ा है भारतीय दर्शन, जो भगवत गीता में उसका उल्लेख मिलता है। अब इसमें आगे बढ़ेंगे अपन, उससे पहले आप इसको नोट डाउन करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बढ़े क्या?
एक व्यक्ति था आइजेंक, है ना। अब देखो, मैंने इनकी डिटेल नहीं बताई है, आप थोड़ा सा समझना। यहां देखो, इसने भी 4 प्रकार दिए थे आइजेंक ने, और ये 2 प्रकार जो हैं ये तो युंग ने दिए थे, वही बता दिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। एक इन्होंने कहा स्वयं विरोधी जो न्यूरोटिक होते हैं, और एक समाज विरोधी जो साइकोटिक होते हैं। इसका मतलब स्वयं विरोधी जो है वो प्रत्येक घटना का जिम्मेदार प्रत्येक घटना का जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं। अपन नहीं देखते क्या, हमारे साथ के जो बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त जो होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं, उनमें ऐसे ये गुण लड़कियों में ज्यादा पाया जाता है। लड़कियां कहती हैं नहीं नहीं, मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे को तो करना ही नहीं आता, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं तो हूं ही ऐसी, है ना, भगवान ने मेरे को तो बनाया है ऐसा, मेरे से नहीं होता है। मतलब प्रत्येक जो भी काम होता है उसका जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, वो होते हैं न्यूरोटिक। और ऐसे लोग जो समाज को जिम्मेदार ठहराते हैं वो होते हैं साइकोटिक, है ना, जिनको अपन समाज विरोधी कहते हैं, कि प्रत्येक कार्य प्रत्येक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं समाज को, और समाज को समझते हैं कि समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हीं के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो समाज विरोधी। इंपॉर्टेंट है न्यूरोटिक और साइकोटिक, इनको याद रखना। ये किसने दिया है? ये आइजेंक ने दिया है। जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं वो न्यूरोटिक हैं, जो समाज को जिम्मेदार मानते हैं वो साइकोटिक। ओके। फिर अगला वर्गीकरण है आधुनिक, यानी लेटेस्ट जो है। इस आधार पर हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो जो व्यक्ति भावुक प्रकृति का होता है, एक जो कर्म होता है कर्मशील, और एक विचारशील व्यक्ति। भावुक का मतलब कई बार आप नहीं देखते गांव में नाटक वगैरह आते हैं, महिलाएं खूब देखती हैं अपने, है ना, अपनी दादी है, अपनी मम्मी है, सब महिलाएं देखती हैं। तो बस मान लो कोई कोई लुगाई का दुख आ जा, या कोई लुगाई रोवे दुखी हुआ है, तो गाँव में अपना लुगाई रोन लाग जा, है ना, बा दादी रोन लाग जा, तो बा दादी ने देखा, देख बापरी के दुखी है ना। मतलब भावुक, दूसरे के दुख को देखकर अपन दुखी हो जाते हैं। एक होता है कर्मशील, वही बात आ गई। कर्मशील में व्यक्ति कर्म को प्रधान मानता है, कि मेरे कर्म ऐसे थे तब मैं ये चीजें भुगत रहा हूं। और एक होता है विचारशील, केवल विचार करता रहता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, विचारों में ही अपने आप को स्थापित करता है। तो वो कैसा व्यक्ति होगा? विचारशील। ठीक, नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो। आगे बढ़े अपन। अब देखो व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत आएंगे भैया जी, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, और गांठ बांध लो, यहां से प्रश्न एग्जाम में आएगा, आएगा। नोट डाउन कर लो, जहां पुस्तक में लिखो वहां लिख भी दो कि यहां से एग्जाम में प्रश्न आएगा। अब देखो, सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब देखो, लोग इनको बहुत तरीके से अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा सीधा समझाने वाला हूं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसको अपन साइको डायनेमिक या साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, और यह व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत था, पहला प्रथम सिद्धांत था। और इसका जो प्रवर्तक है वो है सिगमंड फ्राइड। नाम आपने पहले भी पढ़ा था, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। तो वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, सिगमंड फ्राइड ने बताया। और इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का जो निर्धारण होता है वो 3 कारक करते हैं, 3 कारक, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब देखो, मैं सीधा सा समझा देता हूं, ज्यादा नहीं, फिर ये लिखी हुई बातें अपन बाद में समझेंगे। ठीक है, देखो, इड, ईगो, सुपर ईगो, आज तक
आप लोगों ने, सबने, मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की भी कर रहा हूं। मैं भी ये सोचता था ईगो कुछ अलग होता है। अपन नहीं कहते, लड़कियों में खासकर होता है, एक दूसरे की दोस्त होती हैं, वो कहती हैं अरे इसमें तो ईगो बहुत है। नहीं बोलती क्या? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे घर पे तो ऐसे था, मेरे मामा जी आए थे, वो मिठाई लेके आए थे, ऐसे ऐसे। फिर वो कहती है अरे, बात करती हैं दूसरी लड़की, अरे उसमें तो ईगो बहुत है। इसका मतलब, ईगो का मतलब समझते हो? आपने इसको अलग वे में ले रखा था। ईगो मतलब नखरे, नखरे मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड, अकड़पन जिसको कहते हैं, अकड़ जिसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। आज समझना। देखो, एक होता है इड, आई डी, इड का मतलब इदम। एक होता है ईजीओ, ईगो, ईगो मतलब अहम। और एक होता है सुपर ईगो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रा अहम या परम अहम। ईड जो होता है ना, वो मानव नहीं होता है, वो पाश्विक प्रवृत्ति का होता है। अब इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। एक बच्चा है, और एक बच्चा जो कह काफी दिन से परेशान था, भूखा था, उसको खाना नहीं मिल रहा, और वो बच्चा बाजार में जाता है, और सब्जी, फ्रूट, फल फ्रूट की दुकानें लगी हुई थी, उन दुकानों के पास खड़ा हो जाता है। ठीक है। अब वो इधर देखता है, इधर देखता है, लोग इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, चारों तरफ इधर से व्यक्ति जा रहा है, इधर से आ रहा है, सबको देख रहा है। फिर वो सोचता है कि यार भूख लगी हुई है, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो वहां से चोरी करता है, भग लेता है। तो जो ये व्यक्ति था जो चोरी करके भाग रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि अगर मैं पकड़ा गया मेरे साथ क्या होगा, इसको कोई मतलब नहीं है। ये सुख चाहता है, इसको जो चीजें चाहिए वो लेके रहेगा, चाहे चोरी करनी, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, कोई मतलब नहीं है। वो होता है इड, जिसको इदम कहते हैं अपन। एक होता है अहम, ईगो। समझ रहे हो क्या? तो ये जो ईगो है ना, ईगो, इस ईगो में क्या सोचेगा कि वो बच्चा जो, मान लो वहां खड़ा है उस फल फ्रूट की दुकान पे, तो वो सोचेगा कि अगर यार मेरे को किसी ने पकड़ लिया, मान लो दुकानदार ने पकड़ लिया, लोगों ने पकड़ लिया, चोरी करते हुए देख लिया, तो यार मेरे को मारेंगे, मेरी इज्जत भी खराब होगी, लोग पूछेंगे किसका बच्चा है, तो मतलब बहुत सी चीजें सोचता है। और वो सोचेगा कि यार अगर मौका मिल जाए तो मैं चुरा लूं। समझ रहे हो? तो वो ज्यादा ना तो सामाजिक होता है, ना ही पाश्विक प्रवृत्ति का होता है। अगर उसको मौका मिलेगा तो वो कार्रवाई बिठा देगा, और नहीं मिलेगा तो नहीं बिठाएगा। सब कुछ सोचता है, वर्तमान में जीता है, चेतन अवस्था में रहता है। ठीक। और तीसरा जो बच्चा है वो उन्हीं में से है जो सोच रहा है कि अगर यार मैंने यहाँ चोरी कर ली तो भगवान बुरा मान जाएगा, और ये गलत बात है। वो है सुपर ईगो, जो सबसे श्रेष्ठ है। सुपर ईगो जो व्यक्ति में सबसे अंतिम पड़ाव में उसमें विकसित होता है। युवा अवस्था जो होती है वो इदम की होती है, इड की होती है। लेकिन प्रौढ़ जो अवस्था होती है, जो ईगो, और वृद्धावस्था में जो है सुपर ईगो। वृद्धावस्था में तो बात करा हाँ आप, कि भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ये चीज गलत है। लेकिन युवावस्था में तो आप नंबर देख बांटता रहा हाँ, कि किन्न मोको लागर कह नंबरा को समाधान बैठे आप आराम है रात में इंस्टाग्राम पर चैट करा, उन कोई मतलब को नहीं, कह था वो तो भी कोई बात को नहीं, कि तो दो मुक्का वह मार लेंगे, के दो मुक्का आपा मार लेंगा, भाग जाऊंगा नहीं। समझ गया कि? तो देखो सीधी सी बात है, इदम, इदम का मतलब इड। यह जो अवस्था है ये इच्छाओं और कामनाओं को जन्म देती है, मतलब सुखवादी है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है।
उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई मतलब नहीं है। चुरानी है तो चुरानी है, खानी है तो खानी है, कोई मारे नहीं मारे कोई मतलब नहीं है। उचित अनुचित का कोई ज्ञान नहीं होता है। और राक्षसीय प्रवृत्ति होती है, तामसिक प्रवृत्ति होती है, छिन्न लो के सिद्धांत पर कार्य करता है, अचेतन मन का राजा होता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, समझा दी। वो सनी देओल बन जाता है कि काजल तुम सिर्फ मेरी हो, अगर यहां से डोली उठेगी तो दूल्हा सिर्फ मैं ही बनूंगा, बाकी कोई नहीं, नहीं सबकी गर्दन काट दूंगा। तो छीन लो, समझ ले कि छीन लो, जो चाहिए उसे छीन लो, उसका परिणाम चाहे कुछ भी है, उसका कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अहम जो है, ईगो की जो अवस्था आती है, वो ये कहता है कि यह वास्तविकता यानी कि यथार्थता के निकट रूप से संबंधित है। जो वास्तव में वहां क्या घटित हो रहा है उसको देखकर मौका देखता है, मौका। अगर लग रहा है कि यहाँ चोरी नहीं हो सकती तो मौका देखेगा, अगर लग रहा है चोरी हो सकती है तो चोरी भी कर देगा। न सुखवादी और न ही आशावादी। ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, नंबर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। किसी लड़की ने शादी में मेरी तरफ देख लिया, आराम से अगर मेरे से उसकी वार्तालाप हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मानवीय प्रकृति होती है, ठीक ठाक है, चल रहा है, हो रहा है। और प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत है, चेतन मन का स्वामी है, जो आंखों के सामने है उसी में प्रत्यक्ष वर्तमान में जीने वाला है। और इसको याद रखना, चेतन मन का स्वामी है। फिर आ जाओ परम अहम, सुपर ईगो। यह जो अवस्था है, यह व्यक्ति की पूर्णतया नैतिक अवस्था है। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति कहता है कि ये संसार, यहाँ सब मेरी बहनें हैं, सब मेरे भाई हैं, ईश्वर एक है और उसमें विश्वास करना चाहिए। यह व्यक्ति में सबसे अंत में विकसित होता है, यानी वृद्धावस्था में देवत्व प्रवृत्ति है, और आदर्शवादी और नैतिकता का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करता है। तो तीनों याद रखना, इदम अहम और परम अहम। तो देखो ये तीनों जो हैं ये कारक व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अपन नहीं बोलते कि यार ये आदमी अच्छा नहीं है, बेकार आदमी है, मतलब उसमें इदम होगा, ये आदमी ठीक ठाक है, मौके पे डांस भी कर लेता है, मौके पे बड़ों में भी बैठ जाता है, ठीक ठाक है, ये अहम। और कई बार अपन नहीं बोलते कि यार ये तो बाबू बने को, मतलब परम अहम। ठीक, नोट कर लो, ज्यादा मजा मत लो भाई, है ना, नोट कर लो। ओगो, आगे बढ़ाएंगे, चलो तो आगे बढ़ो। सिगमंड फ्राइड है ना, एन अपन खूब मन लगा के पढ़ा, है ना। अब सिगमंड फ्राइड या भी कहे कि चेतन मन, मन जो है ना अपनो हार्ट, दिल, मेरा दिल इस दिल पे फिदा है, वो गाना जो है उस मन की बात कर रहा है कि वो मन भी तीन प्रकार। एक मन है चेतन, मतलब चेतन हुआ, एक हुआ अचेतन, एक अर्ध चेतन। अब समझो, व्यक्ति की जो जागृत अवस्था होती है वो होता है 1/10, यानी केवल 10% हिस्सा जो होता है वो चेतन मन होता है। और अचेतन मन जो होता है ना, वो होती है कटु अनुभूतियां, दुखद तथा अतृप्त इच्छाओं का जो भंडार होता है वो अचेतन मन में होता है, जो कि 90% होता है। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं तो वो कैसी अनुभूतियां होती हैं, अतृप्त। जैसे कई बार अपन देखते हैं, बहुत से लड़के लड़कियां ऐसी होती हैं जो किशोरावस्था में प्रेम संबंध करते हैं और फिर उन दोनों की शादी नहीं हो पाती। तो जिस दिन लड़के की शादी या लड़की की शादी होती है, तो लड़की की शादी में लड़का जिमने जाता है, जिमता है वहां, तो जिमते जिमते देखता है और याद करता है वो पीछे की बातें, जो इच्छाएं अतृप्त रह गई, तो उन बातों को अचेतन मन में डाल देता है कि दब जा भाई, दब जा, अभी तो गरम गरम पूड़ी खा ले, है ना। जो चीजें उसको मतलब अच्छी नहीं है, जो घटनाएं उसके लिए अच्छी नहीं है, वो अचेतन मन में चली जाती हैं। जागृत अवस्था केवल व्यक्ति की 10% की है, समझ रहे हो। और एक अर्ध चेतन मन होता है, जो चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। जैसे कई बार अपन गांव में बोला, कोई अपन मिले गांव में, या कोई टाबरा अपन कोई चेर वैया को वजन देखा, फिर अपन दिमाग दौड़ा बोकरा दौड़ा बोकरा दौड़ा बोकरा, हाँ
कि यार यो आदमी मेरो देखेड़ो है, यो आदमी मेरो देखेड़ो है, याद कुनिया रहो, याद कुनिया रहो, याद कुनिया रहो, कठे मिलो हो मन तू, कठे मिलो हो। आया मतलब बीच अध बीच में कोई बात भूल जाऊं बा कौन सी वो है अर्ध चेतन। जोरा मर्दी जब बात ना आप बुला रहे हैं बा है अचेतन की अवस्था, चेतन मतलब जागृत अवस्था है। तो चेतन मन का स्वामी कौन है? चेतन मन का स्वामी कौन है? ईगो। अचेतन मन का स्वामी कौन है? इड। और अर्ध चेतन मन जो है ये अपने आप में सुप्त अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति चलते चलते कुछ बातों को भूल जाता है। ठीक है, तो मन की तीन दशाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। और व्यक्तित्व के तीन कारक बताए थे, याद रखना, इड, ईगो और सुपर ईगो, तीनों याद रखना। ठीक है, फिर फ्राइड कुछ बातें और भी कहता है कि व्यक्ति जो बालक है उस बालक में दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। याद करो, हमने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां विलियम मैकडूगल के सिद्धांत में पढ़ी थी। तो इसने कहा कि दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती, एक तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है जिसको कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। और एक होती है मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे कहते हैं मुमूर्षा। अब देखो, जो निर्माण कार्य में अपनी ऊर्जा को लगाता है वो उसमें होती है जीवन मूल प्रवृत्ति, जिसको इस फ्राइड ने नाम दिया था इरोस। ये इरोस नाम याद रखना, इस इरोस नाम को याद रखना। और जो मूल मृत्यु मूल प्रवृत्ति है वो विध्वंस या विनाश रूपी कार्यों में अपने आप की ऊर्जा को लगाता है, जिसका फ्राइड ने नाम दिया था थेनाटोस। अब देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब हम खेलते हैं तो उस खेल खेल के माध्यम से, खेल खेल में बहुत से बच्चे जो हैं वो मिट्टी के घर बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में उनको तोड़ देते हैं। जो घर बना रहे हैं वो निर्माण प्रवृत्ति है, जीवन मूल प्रवृत्ति है, जिसको नाम दिया इरोस। और जो थण, थण को मतलब थेनाटोस, थेनाटोस मतलब थड़ान तोड़ दी है, तोड़फोड़ करनिया जो है वो थेनाटोस प्रवृत्ति का है। समझ गया ना? तो याद रखना, इरोस और थेनाटोस दोनों बातें। फिर इन्होंने एक बात और बताई थी कि फ्राइड ने कहा कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। तो ठीक है, होती है तो हमें क्या मतलब है? अरे मतलब है, ये जो ओडिपस ग्रंथि है ना, ये कहती है कि लड़का जो है वो अपनी माता को अधिक प्यार करता है और लड़की जो है वो अपने पिता को अधिक प्यार करती है। मतलब विषम लिंग के ये कारण है कि लड़का अपनी माँ को और लड़की अपने पिता को अधिक चाहती है, अधिक प्रेम करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? ओडिपस। लड़कों में जो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, इस कारण लड़के अपने माता को अधिक चाहते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, इस कारण लड़कियां अपने पिता को अधिक प्यार करती हैं। किसने कहा था? फ्राइड ने। ओके, याद रखना। अब आ जाओ, अगला हम देखते हैं कि बालकों में अपने ही रूप पर मोहित होने की भावना को फ्राइड ने नोर्सिसिज्म यानी स्वमोह कहा। मैंने बताया था ना कि किशोर अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था, याद आ रहा है? और किशोर अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो खुद के चेहरे को देख देख कर ही खुश होते हैं। अरे अरे अरे, ऐसे हेयर स्टाइल बनाते हैं, ऐसे कपड़े अजीब से, मतलब खुद को देखकर ही, खुद के ऊपर ही, कि अरे मैं ही लग रहा हूं सलमान खान, मैं ही लग रही हूँ कैटरीना कैफ। तो वो जो खुद के ऊपर ही लग रहा है वो है खुद के ऊपर ही मोहित होना। क्या कहलाता है? फ्राइड ने उसको नाम दिया था नोर्सिसिज्म, जिसको स्वमोह कहा। ये शब्द आपको बहुत काम के हैं, मैं कह रहा हूं। आपके एग्जाम में ऐसे ही शब्द, बहुत मेहनत से ये चीजें बनती हैं और यहां से आपको खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में, जो भी कोई आप जिसी भी कहीं से भी अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की अगर टेस्ट सीरीज आपने ले रखी तो आप देख लेना, खूब सारे प्रश्न आपको यहां से मिलने वाले। फिर इन्होंने कहा, एक नाम दिया था लिबिडो। मैंने पहले भी बताया था लिबिडो, याद हो तो आपको लिबिडो।
और लिबिडो में फ्राइड कहता है कि व्यक्ति में जन्म से प्रेम, स्नेह और काम भावना विद्यमान होती है। काम भावना विद्यमान होती है, जिसको नाम दिया था लिबिडो। ठीक है, तो ये जो फ्राइड है इसने नाम दिए, लिबिडो दिया, नोर्सिसिज्म दिया, ओडिपस इलेक्ट्रा दिया, इसने इरोस दिया, थेनाटोस दिया, और चेतन, अचेतन, अर्ध चेतन के बारे में बताया, और इसने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया। अब इस सिगमंड फ्राइड को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये जो सिगमंड फ्राइड व्यक्ति है इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अपने पास ऐसी कोई जन्म घुट्टी नहीं है जिसको जायफल के साथ में घिस के आपको पिला दें और सिगमंड फ्राइड याद हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है। इसको 3 बार सुबह, शाम, दोपहर को याद करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नेक्स्ट टाइम ये याद हो जाएगा। तो इसको नोट करो और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बातें हैं समझ नहीं आ रही हैं, तो फिर अपन रिकैप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, है ना। कहीं भी अपने को लग नहीं रहा है कि कोई समस्या अपने पास आने वाली है। चलो, अब देखो, शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डर ने और क्रेस्मर ने दिया था, हम पढ़ के आए हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा। क्या क्या प्रकार दिया था, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक प्रकार, गोलाकार, आयताकार दिया था ना, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार दिया था। फिर आ जाओ, विशेषक सिद्धांत दिया था रेमंड केटल ने, और इसमें कहा था केटल ने कि भावुक और विचार स्पष्टता वाला व्यक्ति चक्र विकसित कहलाता है। केटल कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कहता है कि भावुक और विचार स्पष्ट जिसके हैं वो व्यक्ति क्या कहलाता है, चक्र विकसित कहलाता है, केटल कहता है। बस इतना याद रखना कि विशेषक सिद्धांत जो दिया था वो केटल ने दिया था। ओके, फिर मांग सिद्धांत। मांग मतलब मांगना, और मांगेंगे कि जब जब भूखा मरा, तो हेनरी ए मुर्रे, किसने दिया था, हेनरी ए मुर्रे ने, और इसने कहा कि व्यक्ति में 40 प्रकार की मांगे होती हैं। कितने प्रकार की मांगे होती हैं, 40। वो चाहे जैविक मांगे हो, चाहे दैहिक मांगे हो, चाहे शारीरिक, जो भी मांगे हैं, इन 40 मांगों को निर्धारित करने के लिए जो कार्य विधि अपनाता है वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। कौन कहता है, हेनरी ए मुर्रे। तो याद रखना, हमने 3 बातें पढ़ी हैं, शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन और क्रेस्मर, विशेषक सिद्धांत रेमंड केटल, और केटल के बाद हमने मांग सिद्धांत पढ़ा हेनरी ए मुर्रे। कौन सा पढ़ा है, हेनरी ए मुर्रे, और इन्होंने 40 प्रकार की मांग बताई है। ठीक है, फिर आ जाओ कि व्यक्तित्व मापन हेतु खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था इंग्लैंड के मार्गरेट लॉरेंस केल्ड ने। किसने किया था, मार्गरेट लॉरेंस केल्ड ने किया था। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करो, अच्छा प्रश्न बनेगा कि व्यक्तित्व मापन के लिए खेल विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो इंग्लैंड का था, मार्गरेट लॉरेंस केल्ड, इसका नाम याद रखना। ठीक है ना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, बढ़े क्या, हो गया नोट। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो सिद्धांत दिया था वो शील गुण सिद्धांत दिया था। अच्छा प्रश्न बनेगा, रिट में आए हुए प्रश्न है, यहां से समझना। इसका जो प्रवर्तक है वो है GW आलपोर्ट, लेकिन इसके ऊपर जो अच्छा कार्य किया वो केटल ने भी किया, दोनों ने किया था इसका। ठीक है ना, और आलपोर्ट जो व्यक्ति था इसने व्यक्तित्व प्रवृत्ति को 3 भागों में बांटा। ठीक है ना, जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं उनमें कुछ प्रवृत्तियां बताई, और वो 3 प्रकार की प्रवृत्तियां बताई। किसने बताई, आलपोर्ट ने। और आलपोर्ट ने कहा था एक प्रवृत्ति होती है कार्डिनल, एक होती है केंद्रीय, और एक होती है गौण। तीनों को याद रखना।
कि आलपोर्ट कहता है कार्डिनल प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति है और गौण प्रवृत्ति है। अब कार्डिनल प्रवृत्ति में कि ऐसी प्रवृत्ति जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिलता है, प्रत्येक व्यवहार में जो व्यक्तित्व को देखने को मिलता है उसको कहते हैं कार्डिनल प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति है? देखो, अब मान लो हम कहते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में अपन बात करते हैं ना, और महात्मा गांधी जी की अपन बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सत्य और अहिंसा आता है ना। तो मतलब ऐसी कोई प्रभाव है, ऐसी कोई प्रवृत्ति है जो व्यक्तित्व के हर जगह उसको दिखाई देती है, वो कहलाती है कार्डिनल प्रवृत्ति। दूसरी है केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल, ऐसी प्रवृत्ति जो व्यक्ति के व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करती है, सर्वोत्तम वर्णन करती है। जैसे मैं बात करूं मनमोहन सिंह, आपको लगेगा कम बोलता था। जैसे मैं बात करता हूं नरेंद्र मोदी, आपको लगता है नहीं यार खूब बोलता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कुमार विश्वास, अच्छा है, अच्छा व्यक्ति। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा मुंह सुगला करके रखते हैं। मतलब आप उस व्यक्ति का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता कि नहीं यार वो खुशमिजाज आदमी है ना। तो उसके व्यवहार का जो वर्णन करते हैं वो उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति है। और तीसरी है गौण प्रवृत्ति, इसका मतलब ऐसी प्रवृत्ति जो व्यक्ति में कुछ समय के लिए स्थायी होती है, कुछ समय के लिए स्थायी होती है, ज्यादा स्थायी नहीं होती, कुछ कुछ पार्ट के लिए स्थायी होती है, उसको कहते हैं गौण प्रवृत्ति। उसको क्या कहते हैं? गौण प्रवृत्ति। अब जैसे कुछ लोग जो हैं वो विशेष प्रकार के हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, बनाते हैं। कुछ लोग पठानी सूट पहनते हैं, कुछ लोग कुर्ते पजामे, जैसे मेरे को पसंद है कुर्ता पजामा, तो कुछ लोग कुर्ते पजामे पहनते हैं। मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ विशेष चाहता है। क्या चाहता है? विशेष। और उस विशेष कला जो होती है वो उसका गुण कुछ समय के लिए होता है। कई बार देखो कुछ समय के लिए अपने विशेष कपड़े पहन लेते हैं फिर उसको बदल देते हैं, तो वो होती है गौण प्रवृत्ति। समझ रहे हो ना? एक होती है कार्डिनल, एक केंद्रीय, एक गौण। ये किसने बताया था? आलपोर्ट ने। किसने बताया था? आलपोर्ट ने। लेकिन इसके बाद इसके ऊपर कार्य किया केटल ने और 16 प्रकार के सील गुण बताए थे। और ये सील गुण, ये प्रश्न आया हुआ है रीट में कि 16 प्रकार के, केटल ने कितने प्रकार के सील गुण बताए? 16 प्रकार के सील गुण बताए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। उनमें भी इन्होंने सील गुणों को दो भागों में बांट दिया था, एक सतही सील गुण और एक मूल सील गुण। सतही सील गुण सरफेस के, मतलब ठीक है दिखाई देंगे, सामान्य होते हैं। और मूल सील गुण जो उसके अंदर, वही बात आ गई, सतही का मतलब जो सामान्य सबको दिखते हैं, लेकिन मूल सील गुण उसके जो व्यवहार का वर्णन करते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल सील गुण। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको, पहले तो आप इसको नोट कर लो फिर आप समझना। देखो मैं आपको बताता हूं, आज हमने पढ़ा है व्यक्तित्व के प्रकार। और व्यक्तित्व के प्रकार में सबसे पहले हिप्पोक्रेटस का पढ़ा, फिर हमने पढ़ा शरीर दृष्टि के, शरीर रचना के आधार पर हमने क्रेस्मर का, और साथ में ही हमने बात की है सेल्डन का। दोनों बातें हमने की। फिर हमने पढ़ा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर हमने बात की समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने। फिर हमने बात की विचार शक्ति के आधार पर थोंडाइक ने, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। और फिर हमने आइजेंग का वर्गीकरण पढ़ा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, न्यूरोटिक, साइकोटिक। और फिर हमने आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर हमने कहा भावुक, क्रमशील व्यक्ति और विचारशील व्यक्ति। टोटल 7 प्रकार के वर्गीकरण हमने पढ़े, जिसमें 7 वर्गीकरण में हमने शरीर रचना में 2 वर्गीकरण पढ़े हैं, तो 8 और 1 वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस का सबसे पहले जो हुआ था। मतलब टोटल 9 वर्गीकरण है, अंगुलियों की याद होनी चाहिए। फिर अगर अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल, है ना। तो सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था वो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इड, ईगो, सुपर ईगो, और चेतन, अचेतन और अचेतन, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ओडिपस, इलेक्ट्रा और नोर्सिज्म और लिबिडो। फिर हम बात करते हैं शरीर रचना
के का जो सिद्धांत पढ़ लिया हमने, विशेषक सिद्धांत रेमंड केटल ने दिया था, मांग सिद्धांत मूर्ले ने दिया था और लास्ट में हमने शीलगुण सिद्धांत आलपोर्ट ने दिया था। और केटल ने 16 प्रकार के शीलगुण बताए थे, उनको दो भागों में सतही और मूल शीलगुण, सतही और मूल शीलगुण। अब व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियां हैं, वो विधियां कल अपन करने वाले हैं और इसी के साथ कल अपना ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। प्रयास करूंगा कि ये जो वीक आए पूरा वीक रेगुलर क्लासेस डालने का प्रयास करूंगा और कल अपना व्यक्तित्व पूरा, फिर अपन बुद्धि पूरा करेंगे। लेकिन कोशिश है, कोशिश क्या मैं कंफर्म कर रहा हूं कि आराम से पढ़ाई करो, इधर से उधर से पढ़ने का मन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर मेरे ऊपर डिपेंड है तो आपको मैं यही कहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंप्लीट करवाऊंगा, आराम से होता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर भी थोड़ा सा प्रयास करना, आराम से पढ़ाई करते रहना। और अब तो खूब गर्मी है, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अगली 27 तारीख को आपका एग्जाम है, तैयारी में लग जाओ, कंप्लीट रिवाइज करो। अब जो महीना है उसको रिवाइज में लगाओ, पूरा सिलेबस रिवाइज करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।